हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शेयर विद शो। फ्रेंड्स, आज हम एबीएम के मॉड्यूल सी में चैप्टर 25 का पार्ट 5 करने वाले हैं। ओके, तो इसमें हम लिक्विडेशन प्रोसेस को ही कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था लिक्विडेशन प्रोसेस के बारे में पिछले लेक्चर में, और 2-3 लेक्चर की बात करी थी। तो लिक्विडेशन प्रोसेस को ही हम फर्दर आगे ले जा रहे हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ लिक्विडेशन स्टेट। अगर आपको पिछला लेक्चर याद हो तो उसमें हमने क्या क्या किया था। सबसे पहला काम किया था इनिशिएशन कैसे होता है लिक्विडेशन प्रोसेस का, यानी कि लिक्विडेशन प्रोसेस कब इनिशिएट होती है, इसके बारे में बात की थी। फिर हमने बात की थी लिक्विडेटर के अपॉइंटमेंट के बारे में। फिर हमने बात की थी कंसल्टेशन कमेटी बनाने के बारे में ना, जो लिक्विडेटर होते हैं, लिक्विडेटर होता है वो कंसल्टेशन कमेटी बनाता है, उसमें कितने मेंबर्स होते हैं, इन सब के बारे में हमने पिछले लेक्चर में बात कर ली है। यहाँ पर हम लिक्विडेशन स्टेट कैसे फॉर्म किया जाता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। और भी कुछ बातें हैं जिन्हें हमें देखना है। For the purpose of liquidation, the liquidator shall form an state of asset which will be called liquidation state in relation to corporate debtor। CD का मतलब corporate debtor है। तो liquidation के उद्देश्य से क्या होगा, जितने भी एसेट हैं किसके, कारपोरेट डेटर के जितने भी एसेट हैं उन सभी को एक जगह इकट्ठा कर लिया जाना, उससे बोलते हैं स्टेट ऑफ एसेट, यानी कि लिक्विडेशन स्टेट बोलते हैं। तो जागीर होता है फ्रेंड्स। ओके, जैसे आपके पास जितनी भी ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक मकान है, से आपके पास एक घर है, हो सकता है 2 घर हों, आपके पास मान लेते हैं 2-3 गाड़ियां हैं, 2-3 गाड़ियां हो गई, आपके हाउस हो गए, गाड़ी हो गई, हो सकता है आपके पास में ज़मीन हो, बहुत सारी लैंड हो, 10 बीघे 15 बीघे 20 बीघे जो भी आपके पास लैंड हो। ये सारी चीज़ों को एक साथ जब मिला करके हम एक जगह इकट्ठा कर दें। इकट्ठा करने मतलब एक साथ खड़े नहीं करना है, ला करके ज़मीन इकट्ठा करेंगे। हो सकता है ज़मीन आपकी 2 किलोमीटर दूर हो, उससे नहीं मतलब है। सभी चीज़ों को एक साथ जो है डिटेल्स इकट्ठा कर देना ही एक तरीके से लिक्विडेशन स्टेट कहला देता है, या स्टेट ऑफ एसेट, यानी हमारे जो भी एसेट हैं उनका एक जागीर बन जाती है, एक तरीके से कह सकते हैं। ओके, तो लिक्विडेशन के पर्पज़ के लिए हमें ये करना पड़ता है, क्या बनाते हैं हम, लिक्विडेशन स्टेट बनाते हैं। लिक्विडेशन स्टेट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि सभी चीज़ों को एक साथ इकट्ठा कर लेना। लिक्विडेशन स्टेट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ऑल द एसेट्स विच मे आर मे नॉट बी इन पोजेशन ऑफ द कारपोरेट डेटर। ठीक है, वो सभी संपत्तियाँ, एसेट्स जो कि कारपोरेट डेटर के हो सकता है पोजेशन में हो या ना हो, लेकिन उसकी हैं, पोजीशन में भले ना हो पर उसकी हैं। वेदर टेंजिबल और इनटेंजिबल, यानी ऐसा एसेट जिसे छुआ जा सके, इनटेंजिबल जिसे छुआ ना जा सके, मूवेबल जो चलता हो, कार वगैरह हो गई, इमूवेबल नहीं मूव करता, फैक्ट्री और घर आपका हो गया तो ये इमूवेबल। तो इस तरीके से जितने भी एसेट्स होते हैं फ्रेंड, उन सभी को इकट्ठा करके हम लिक्विडेशन स्टेट बनाते हैं। फॉर्मेशन कर दिया हमने। बात कर रहे हैं लिक्विडेटर की क्या क्या मतलब पावर्स होती हैं, क्या क्या उसकी ड्यूटी होती है, उसको क्या क्या ड्यूटी रहती है और क्या क्या पावर्स होती हैं लिक्विडेटर की। तो पहला है टू कलेक्ट एंड वेरीफाई द क्लेम्स ऑफ ऑल क्रेडिटर। सभी क्रेडिटर के जो भी क्लेम्स हैं उनको इकट्ठा करना, उन्हें वेरीफाई करना कि सही है या नहीं है। टू एक्वायर कस्टडी एंड कंट्रोल ओवर द एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द कारपोरेट डेटर। तो कारपोरेट डेटर के जितने भी एसेट्स हैं उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको कस्टडी में लेना, उनको अपने कंट्रोल में लेने का जिम्मेदारी भी लिक्विडेटर की होती है। टू इवेल्युएट द एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द कारपोरेट डेटर एंड प्रिपरेशन ऑफ अ रिपोर्ट। जितने भी एसेट्स और प्रॉपर्टी हैं कारपोरेट डेटर की, उनको इवेल्युएट किया जाता है, उनको देखा जाता है कि हाँ ये एसेट और प्रॉपर्टी का दाम कितना हमें मिल सकता है, उन सभी की जो है रिपोर्ट बनाई जाती है। टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ कारपोरेट डेटर फॉर इट्स बेनिफिशियल लिक्विडेशन। ठीक है, जो कारपोरेट डेटर का बिजनेस होता है उसको भी कंटिन्यू किया जाता है ताकि लिक्विडेशन में बेनिफिट हो सके, यानी कि कारपोरेट डेटर के फैक्ट्री को बंद नहीं किया जाता, उसके बिजनेस को भी थोड़ा बहुत टेक केयर करने की कोशिश की जाती है। टू सेल इमूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द कारपोरेट डेटर। कारपोरेट डेटर की जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है या मूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको सेल करने की जिम्मेदारी भी लिक्विडेटर की होती है। टू ड्रा एक्सेप्ट मेक एंड इंडोर्स एनी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अगर कोई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कारपोरेट डेटर को इंडोर्स करना था, बनाना था, एक्सेप्ट करना था, तो वो सारे काम अब जो है लिक्विडेटर के जिम्मे आ जाता है, क्योंकि कारपोरेट डेटर की पावर ख़त्म हो चुकी है। तो वो सारे काम कौन करता है, लिक्विडेटर करता है। टू ऑब्टेन प्रोफेशनल असिस्टेंट फ्रॉम एनी पर्सन आर अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल इन डिस्चार्ज ऑफ हर ड्यूटीज ऑब्लिगेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो प्रोफेशनल असिस्टेंट, अगर असिस्टेंस की ज़रूरत है, किसी से हेल्प लेने की ज़रूरत है, एनी पर्सन से प्रोफेशनल असिस्टेंस अगर चाहिए तो क्या करेगा, उस असिस्टेंस को लेगा कौन, लिक्विडेटर। अगर उसको मतलब वो अकेले नहीं हैंडल कर पा रहा है चीज़ों को, तो कुछ लोगों की अगर उसे ज़रूरत है तो उसको हायर करेगा। या मान लीजिए
कोई लिक्विडेटर है वो अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से डिस्चार्ज चाहता है, वो लिक्विडेटर के तौर पर काम ही नहीं करना चाहता है, तो किसी दूसरे प्रोफेशनल को अपॉइंटमेंट दिलवाएगा अपनी ड्यूटी की जगह पर, ठीक है, और अपनी ड्यूटी से, अपनी ऑब्लिगेशन, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा, छुट्टी भी ले सकता है लिक्विडेटर। ऐसा नहीं कि एक बार लिक्विडेटर अपॉइंट कर दिया गया तो उसकी जिम्मेदारी एकदम से फिक्स हो गई कि जब तक लिक्विडेशन का काम कंप्लीट ना हो जाए तब तक आप नौकरी नहीं छोड़ सकते, काम नहीं छोड़ सकते, ऐसा नहीं है। टू इन्वाइट एंड सेटल क्लेम्स ऑफ क्रेडिटर एंड डिस्ट्रीब्यूट प्रोसीड एज पर द प्रोविजन ऑफ कोड। कोड का मतलब यहाँ पर IBC कोड है ना, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 की बात हो रही है। तो जो भी क्रेडिटर्स हैं उनसे क्लेम को इनवाइट करना, उन क्लेम्स को सेटल करना, और जो भी एसेट्स वगैरह बेचे जाते हैं उनके जो प्रोसीड्स मिलते हैं, जो भी पैसा मिलता है उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, ये भी जिम्मेदारी लिक्विडेटर की होती है। टू एग्जीक्यूट डॉक्यूमेंट्स एंड डीड ऑन बिहाफ ऑफ कॉर्पोरेटर एज मे बी नेसेसरी फॉर लिक्विडेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स, ठीक है। तो क्या करेगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो भी डीड्स वगैरह होंगी, उन्हें एग्जीक्यूट करेगा। कौन? लिक्विडेटर। किसके बिहाफ पर? कॉर्पोरेट डेटर के बिहाफ पर। अगर ज़रूरत पड़ती है लिक्विडेशन के लिए, किसी एसेट को बेचने के लिए यदि कोई डीड वगैरह साइन करनी पड़ती है तो वो भी काम लिक्विडेटर करेगा। एसेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी लिक्विडेटर देखेगा। एसेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन से यहाँ सेंस ये है कि फ्रेंड्स क्या होता है, कई बार ऐसा होगा कि मान लीजिए किसी लिक्विडेटर मतलब कोई कंपनी है, इसके 100 एसेट्स हैं, हो सकता है उन 100 एसेट्स में से 95 एसेट्स आप सेल कर पाओ और 5 ऐसे हों जो बिके ही ना। तो ये जो बिकते नहीं हैं, अनसोल्ड रह जाते हैं, इन एसेट्स को ही जो है, जो जिन्होंने लोन दे रखा है, जिन्होंने उधारी दे रखी है, उन लोगों को दे दिया जाता है इन एसेट्स को। तो दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स। तो ये होता है टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉर्पोरेट डेटर व्हेन रिक्वायर्ड बाय क्रेडिटर्स विद इन 7 days ऑफ सच रिक्वेस्ट। कॉर्पोरेट आपका जो लिक्विडेटर होगा उसकी जिम्मेदारी होगी कि अगर कोई क्रेडिटर कॉर्पोरेट डेटर के बारे में कोई जानकारी मांगता है तो रिक्वेस्ट के 7 दिन के अंदर अंदर वो जानकारी प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी भी आपकी लिक्विडेटर की होती है। ओके, फॉर्मेशन ऑफ लिक्विडेशन स्टेट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि जितने भी एसेट्स उसके बेचने के लिए हैं उन सभी को इकट्ठा कर लेना, ठीक है। एसेट्स का एक स्टेट बनाना, एसेट्स का एक पूरा गुच्छा बना लेना ही एक तरीके से लिक्विडेशन स्टेट कहलाता है। तो लिक्विडेशन के उद्देश्य से जो लिक्विडेटर होता है वो एसेट्स का एक स्टेट तैयार करता है जिसे लिक्विडेशन स्टेट कहते हैं। ओके, उसके अंदर लिक्विडेशन स्टेट में सारे के सारे एसेट्स होते हैं जो कि हो सकता है कॉर्पोरेट डेटर के पोजीशन में हो या ना हो, चाहे वो एसेट टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो। टेंजिबल एसेट वो होता है जिसे आप टच कर सकते हैं, जैसे आपका मोबाइल आपका टेंजिबल एसेट्स हो गया। इनटेंजिबल एसेट वो होते हैं जिन्हें हम टच नहीं कर सकते हैं, जैसे CIB विथ अशोक एक नाम है, एक ब्रांड है, आप इसको टच नहीं कर सकते या मैं खुद नहीं टच कर सकता, तो ये मेरा इनटेंजिबल एसेट्स है। ओके, उसके बाद में मूवेबल एसेट हो सकता है, मूवेबल आपकी कार हो गई। इमूवेबल एसेट हो सकता है आपका घर वगैरह, इमूवेबल एसेट्स हो सकते हैं। तो ये सभी चीज़ों को मिला करके ही लिक्विडेशन स्टेट बनता है। उसके अंदर लिक्विडेटर की कुछ जिम्मेदारी और कुछ पावर्स होती हैं, उनके बारे में बात किया गया। जैसे जितने भी क्रेडिटर हैं उनके सभी के क्लेम को इकट्ठा करना, उनको वेरीफाई करने की जिम्मेदारी लिक्विडेटर की होती है। जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी एसेट्स हैं कॉर्पोरेट डेटर के, उनको कस्टडी में लेना, उनको कंट्रोल में लाना, ठीक है, अपने कंट्रोल में लेना, ये सारी जिम्मेदारी लिक्विडेटर की होती है। एसेट्स और जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं कॉर्पोरेट डेटर की, उनकी वैल्यू को इवेल्युएट करना कि कितने प्राइस की हैं और इसकी एक रिपोर्ट तैयार करना, ये भी जिम्मेदारी किसकी होती है? लिक्विडेटर की होती है। कॉर्पोरेट डेटर के जो बिजनेस है उसको कंडक्ट करते रहना ताकि जो है वो लिक्विडेशन में बेनिफिट कर सके, ये भी उसी की जिम्मेदारी होती है। इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी जो कॉर्पोरेट डेटर की होती हैं उसको सेल करने की जिम्मेदारी कॉर्पोरेट डेटर की, इमूवेबल या मूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करने की जिम्मेदारी भी लिक्विडेटर की होती है। कोई अगर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे चेक वगैरह है, डिमांड ड्राफ्ट वगैरह है, तो उसको ड्रा करना, एक्सेप्ट करना, मेक करना, इंडोर्स करना, ये सारी जिम्मेदारी जो है लिक्विडेटर की होती है। ओके, अगर किसी दूसरे पर्सन से हेल्प की ज़रूरत है, प्रोफेशनल असिस्टेंस की ज़रूरत है, तो वो लिक्विडेटर ले सकता है। या अगर वो चाहता है अपनी ड्यूटी से डिस्चार्ज होना चाहता है तो किसी दूसरे प्रोफेशनल का अपॉइंटमेंट भी करवा सकता है एज ए लिक्विडेटर। ओके, उसके अंदर सभी क्रेडिटर से क्लेम को इनवाइट करना, उसको सेटल करना, इसकी जिम्मेदारी होती है। उसके बाद में जो भी आपका एसेट्स सेल करके जो भी प्रोसीड्स मिलते हैं, जो भी पैसा मिलता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की भी जिम्मेदारी लिक्विडेटर की होती है। उसके बाद में अगर कॉर्पोरेट डेटर के बिहाफ पर कोई डॉक्यूमेंट या कोई डीड एग्जीक्यूट करनी है, ठीक है, जो कि ज़रूरी होगी किसके लिए? लिक्विडेशन के लिए या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स के लिए, तो वो भी काम कॉर्पोरेट डेटर ही, मतलब लिक्विडेटर ही करेगा। लिक्विडेटर क्या करेगा? अगर कॉर्पोरेट डेटर के बिहाफ पर कोई डॉक्यूमेंट है, कोई डीड है जिसको एग्जीक्यूट करना नेसेसरी है,
लिक्विडेशन के पर्पज़ से, तो वो काम भी जो है लिक्विडेटर करेगा। उसके बाद में अगर कोई एसेट सेल होने से बच जाता है तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी भी लिक्विडेटर की होती है। अगर क्रेडिटर को इन्फॉर्मेशन मांगता है कॉर्पोरेट डेटर से रिलेटेड तो 7 दिन के अंदर, रिक्वेस्ट के 7 दिन के अंदर में उस इन्फॉर्मेशन को अवेलेबल करवाना भी लिक्विडेटर की जिम्मेदारी होती है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे रिपोर्ट्स बाय लिक्विडेटर्स। लिक्विडेटर के द्वारा बहुत सारी रिपोर्ट्स दी जाती हैं फ्रेंड्स। ओके, देखिए यहाँ बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, इनमें से कुछ रिपोर्ट हम पढ़ेंगे। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट होती है, दूसरा एन एसेट मेमोरेंडम होता है, तीसरा प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है, चौथा सेल्स रिपोर्ट होती है, पांचवा जो है आपका मिनट्स ऑफ कंसल्टेशन विद स्टेक होल्डर की रिपोर्ट होती है, और छठवां जो है फाइनल रिपोर्ट प्रायर टू डिसोल्यूशन, मतलब कंपनी को पूरी तरह से डिजॉल्व करने से पहले एक फाइनल रिपोर्ट भी बनती है। तो कई सारी रिपोर्टें होती हैं। द लिक्विडेटर शैल प्रिपेयर एंड सबमिट टू एनसीएलटी, इसे नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल को सबमिट करना पड़ता है। प्रिपेयर कौन करेगा? लिक्विडेटर करेगा। पहले प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बनेगी, फिर एसेट मेमोरेंडम बनेगा, फिर प्रोग्रेस रिपोर्ट बनेगी, फिर सेल्स रिपोर्ट बनेगी। उसके बाद में कंसल्टेशन जो भी होगा, उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग वगैरह जो होता है, जब भी कोई मीटिंग होती है ना, तो जो मीटिंग हुई उसका जो भी डिस्कशंस हुआ उसके क्या आउटपुट रहे, उसी को एक चिट्ठी के तौर पर हम लिख देते हैं, एक एप्लीकेशन या एक है ना, एक लेटर के तौर पर जब हम लिख देते हैं तो उसे ही मिनट्स ऑफ कंसल्टेशन कह सकते हैं। फाइनल रिपोर्ट भी सबमिट की जाती है प्रायर टू डिसोल्यूशन। ओके, बात करते हैं हम प्रिलिमिनरी रिपोर्ट की। सबसे पहले प्रिलिमिनरी रिपोर्ट की बात करेंगे। द लिक्विडेटर शैल सबमिट अ प्रिलिमिनरी रिपोर्ट टू द एडजुकेटिंग अथॉरिटी। एडजुकेटिंग अथॉरिटी कहूँ या एनसीएलटी कहूँ, फ्रेंड ध्यान रखिए, सब एक ही बात है। ओके, तो लिक्विडेटर को प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सबमिट करनी होती है किसको? एडजुकेटिंग अथॉरिटी को। कितने दिन में? 75 दिन में फ्रॉम द लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट। लिक्विडेशन कमेंसमेंट की डेट से 75 दिन के अंदर में प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। किसको? लिक्विडेटर को। जिसमें प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में क्या क्या डिटेल्स होती हैं वो होता है कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, जो कॉर्पोरेट डेटर है उसका कैपिटल का स्ट्रक्चर कैसा है, द एस्टीमेट ऑफ इट्स एसेट्स एंड लाइबिलिटी एज ऑन लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट बेस्ड ऑन द बुक्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटर। तो जो कॉर्पोरेट डेटर है, जिस डेट को लिक्विडेशन कमेंसमेंट हुई है उस डेट में उसकी एसेट्स और लाइबिलिटी कितनी है, उसका एस्टीमेट ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में आ जाता है। Whether she intend to make any further inquiry into any matter relating to promotion, formation or failure of the corporate debtor or the conduct of business thereof। साथ ही साथ में उस रिपोर्ट में ये भी बताया जाएगा कि जो लिक्विडेटर है वो क्या कोई और इंक्वायरी बिठाना चाहता है जिसमें वो ये देखना चाहे कि आखिर कॉर्पोरेट डेटर क्यों फेल हो गया है। ओके, हो सकता है कि कुछ फंड्स वगैरह में गड़बड़ी करने की वजह से कॉर्पोरेट डेटर फेल कर गया हो, यानी वो कंपनी फेल कर गई हो, तो उससे रिलेटेड अगर कोई इंक्वायरी वगैरह करनी है तो उसकी भी डिटेल जो है प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में दी जानी होती है। द प्रपोज्ड प्लान ऑफ एक्शन फॉर कैरिंग आउट लिक्विडेशन इंक्लूडिंग द टाइमलाइन विद इन विच सी प्रपोजेड टू कैरी इट आउट एंड एस्टिमेटेड लिक्विडेशन कॉस्ट। तो लिक्विडेशन को कैसे कैरी आउट किया जाएगा, उसका प्रपोज्ड प्लान क्या है, ये भी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में ही आ जाता है, जिसमें टाइमलाइन दी जाएगी कि कितने समय में कितने टाइमलाइन में वो जो है लिक्विडेट कर देगी इस कंपनी को। ओके, और साथ ही साथ में लिक्विडेशन में लगभग कितना खर्चा आएगा इसका भी एस्टीमेट इसी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में ही दे दिया जाता है। तो ये हो गई प्रिलिमिनरी रिपोर्ट। दूसरी रिपोर्ट थी आपकी एन एसेट मेमोरेंडम कहा गया था। तो एसेट मेमोरेंडम भी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के समय पर ही सबमिट कर दी जानी चाहिए, नहीं विद इन 75 डेज ये भी जो है सबमिट कर दी जानी चाहिए। ऑन फार्मिंग द लिक्विडेशन स्टेट, लिक्विडेशन स्टेट मैंने बताया था आपको, सभी एसेट्स को एक साथ जब इकट्ठा कर लिया जाए, जो भी कॉर्पोरेट डेटर के स्टेट्स मतलब एसेट्स हैं उनको इकट्ठा कर लिया जाए तो उसे लिक्विडेशन स्टेट बोलते हैं। तो ऑन फार्मिंग लिक्विडेशन स्टेट अंडर सेक्शन 36 ऑफ आईबीसी 2016 कोड है ना, आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 के सेक्शन 36 के तहत जब लिक्विडेशन स्टेट को फॉर्म किया जाता है, द लिक्विडेटर शैल प्रिपेयर एन एसेट मेमोरेंडम इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशन विद इन 75 डेज फ्रॉम द लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट। जब से लिक्विडेशन की प्रक्रिया शुरू हुई उसके 75 दिन 75 डेज के अंदर अंदर एसेट मेमोरेंडम प्रिपेयर कर लिया जाना चाहिए। एसेट मेमोरेंडम में क्या डिटेल्स होती हैं? It shall provide the following details in respect of assets which are intended to be realized by way of sale। तो इसमें नीचे दी गई कुछ डिटेल्स होनी चाहिए एसेट मेमोरेंडम में। एसेट के बारे में कौन कौन सी डिटेल्स होनी चाहिए ये रखी हुई है डिटेल्स, अभी हम बात कर ले रहे हैं। और ये वो एसेट्स होते हैं जिनको हमें बेच करके, सेल करके उनसे पैसे निकालने हैं, रियलाइज़ करना है, मतलब पैसे निकालने हैं हमें, सेल करके उनको पैसे चाहिए हमको, रियलाइज्ड बाई वे ऑफ सेल हमें चाहिए होता है। ओके, वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑन स्टैंड अलोन बेसिस, वैल्यू ऑफ
एसेट स्टैंड अलोन बेसिस, आर एसेट्स इन अ स्लम्प सेल, आर एन एसेट सेट ऑफ एसेट्स कलेक्टिवली। तो जो आपका एसेट मेमोरेंडम होगा उसमें कोई एसेट है उसकी अकेले वैल्यू कितनी है या एक साथ कई सारे एसेट की कलेक्टिवली वैल्यू कितनी है, ये डिटेल होनी चाहिए। इंटेंडेड मैनर ऑफ सेल एंड रीजन फॉर द सेम, किस तरीके से सेल किया जाएगा एसेट को और क्यों वो तरीका अपनाया जा रहा है। जैसे हम ऑक्शन करेंगे मतलब बोली लगवाएंगे या सीधे बेच देंगे बिड कॉल करके, है ना। किस किस मैनर से आप सेल करोगे और इस मैनर को आप क्यों अडॉप्ट कर रहे हो उसका कारण भी दिया जाएगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रियलाइजेशन फ्रॉम सेल, एसेट को बेच करके हमें कितना पैसा मिलेगा उसको लिखा जाना चाहिए एसेट मेमोरेंडम में। एनी अदर इन्फॉर्मेशन दैट मे बी रिलेवेंट फॉर सेल ऑफ द एसेट, एसेट को बेचने के लिए अगर कोई और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ सकती है तो वो सारी डिटेल्स इसमें एसेट मेमोरेंडम में लिखी हुई होती हैं। ठीक है, तो ये हो गई फ्रेंड्स बातें हमारी रिपोर्ट्स बाय लिक्विडेटर के बारे में। लिक्विडेटर शैल प्रिपेयर एंड सबमिट टू एनसीएलटी, तो ये रिपोर्ट जो है एनसीएलटी को सबमिट की जाती है लिक्विडेटर के द्वारा। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट होती है, एसेट मेमोरेंडम होता है, प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है, सेल्स रिपोर्ट होती है, मिनट ऑफ कंसल्टेशन विद स्टेक होल्डर्स रिपोर्ट होती है, फाइनल रिपोर्ट प्रायर टू डिसोल्यूशन होती है। जिसमें हमने देखा प्रिलिमिनरी रिपोर्ट को 75 डेज के अंदर में एडजुकेटिंग अथॉरिटी के पास सबमिट करना होता है। 75 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ लिक्विडेशन कमेंसमेंट, जिस डेट से लिक्विडेशन स्टार्ट होता है उस डेट से ओके प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सबमिट की जाती है। इसमें कॉर्पोरेट डेटर का जो कैपिटल है, कैपिटल स्ट्रक्चर है उसकी डिटेल्स होती हैं, जो भी उसकी एसेट्स और लाइबिलिटी हैं एज ऑन लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट, जब लिक्विडेशन कमेंसमेंट शुरू हुई थी उस डेट को उसकी एसेट्स और लाइबिलिटी कितनी थी, और ये डिटेल जो है उसकी बुक्स के आधार पर, कॉर्पोरेट डेटर की बुक्स के आधार पर एस्टिमेट किया जाता है। अगर जो बिजनेस है कॉर्पोरेट डेटर का उसमें कोई डाउट है, जो भी लिक्विडेटर है अगर उसको डाउट है, उसको लगता है कि नहीं कुछ गड़बड़ की गई, कुछ फ्रॉड वगैरह किया गया है, तो अगर वो फर्दर इंक्वायरी वगैरह करना चाहता है या करना चाहती है तो उसकी डिटेल भी जो है प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में होनी चाहिए ओके। उसके बाद में क्या प्लान प्रपोज किया गया है लिक्विडेशन को कैरी आउट करने के लिए, क्या प्लान है, इस बारे में भी डिटेल्स होनी चाहिए प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में। और इसमें टाइमलाइन भी दी जानी चाहिए कि कितने समय में लिक्विडेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर दिया जाएगा और लगभग लिक्विडेशन में कितनी कॉस्ट लगेगी। तो ये सारी चीज़ें आपकी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में आती हैं। एसेट मेमोरेंडम को भी आपका लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट के 75 दिन के 75 डेज के अंदर अंदर में ही सबमिट कर दिया जाता है, किसको, एनसीएलटी को ओके। और इसमें एसेट मेमोरेंडम में कौन कौन सी डिटेल्स होती हैं, एसेट की अकेले वैल्यू कितनी है, कई सारे एसेट्स की वैल्यू कितनी है, वो डिटेल्स इसमें होनी चाहिए। किस तरीके से हम उस एसेट को सेल करेंगे और हमने ये तरीका क्यों चुना है उसका कारण दिया जाना चाहिए। सेल करके एसेट को हमें कितना वैल्यू, कितना पैसा मिल सकता है, ये डिटेल होनी चाहिए, या कोई और जानकारी जो कि ज़रूरी हो उस एसेट को बेचने के लिए। तो ये सारी डिटेल जो है आपके एसेट मेमोरेंडम में होती हैं। फिर आती है आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट। जैसे जैसे लिक्विडेटर अपने काम को आगे बढ़ाता जाता है वैसे वैसे वो अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करता जाता है या करती जाती है ओके। तो लिक्विडेटर शैल सबमिट प्रोग्रेस रिपोर्ट टू द एडजुकेटिंग अथॉरिटी एज फॉलोज। तो लिक्विडेटर को चाहिए कि वो अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट को एडजुकेटिंग अथॉरिटी को, एनसीएलटी को सबमिट करे, वो भी इस तरीके से। देखिए पहली जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होगी वो 15 दिन के अंदर आ जाएगी। कब से, जब भी उसका अपॉइंटमेंट हुआ है उसके एंड ऑफ द क्वार्टर। मान लीजिए जुलाई में अगर अपॉइंटमेंट होता है तो हमारा जो है क्वार्टर कैसे चलता है, मार्च में एंड होता है, जून में एंड होता है, जुलाई अगस्त सितंबर में एंड होता है, एंड देन दिसंबर में एंड होता है ओके। तो अगर जुलाई में अपॉइंटमेंट किया गया है तो इसका मतलब जो है क्वार्टर एंड होगा सितंबर में। तो सितंबर में जब क्वार्टर एंड हो उसके 15 दिन के अंदर अंदर, विद इन 15 डेज ओके। तो जब भी व्हेंस मतलब एंड ऑफ द क्वार्टर इन विच सी इज अपॉइंटेड, जिस क्वार्टर में उसका अपॉइंटमेंट हुआ है उस क्वार्टर के खत्म होने के विद इन 15 डेज पहली रिपोर्ट दे दी जानी चाहिए। क्लियर हो गई मेरी बात। जिस भी क्वार्टर में, मान लीजिए आपका दिसंबर क्वार्टर में अगर अपॉइंटमेंट होता है, भले ही अक्टूबर में होता है लेकिन ये दिसंबर क्वार्टर में हुआ है, क्वार्टर के हिसाब से दिसंबर है, तो दिसंबर खत्म होने के बाद 15 जनवरी तक रिपोर्ट आ जानी चाहिए। तो पहली जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है अपॉइंटमेंट के क्वार्टर एंड के 15 दिन के अंदर अंदर होनी चाहिए। जो सब्सिक्वेंट रिपोर्ट्स होंगी फ्रेंड्स वो हर एक क्वार्टर के एंड के 15 दिन के अंदर अंदर आनी चाहिए। कहने मतलब अगर मान लीजिए आपका दिसंबर में अपॉइंटमेंट हुआ है तो पहली रिपोर्ट आपने 15 जनवरी तक दे दी। अब अगला जो क्वार्टर एंड होगा वो मार्च में होगा, तो मार्च में जब आपका क्वार्टर एंड होगा फ्रेंड
तो उसके 15 दिन के अंदर यानी 15 अप्रैल तक रिपोर्ट आनी चाहिए। अगला जो क्वार्टर आएगा वो जून में एंड होगा, तो जून के बाद यानी 15 जुलाई तक रिपोर्ट आनी चाहिए। तो जब भी क्वार्टर खत्म होगा उसके 15 दिन के अंदर अंदर सब्सिक्वेंट रिपोर्ट देते रहना है जब तक ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए। अब अगर मान लीजिए किसी वजह से जो लिक्विडेटर है वो लिक्विडेशन प्रोसेस के चलते रहने के दौरान, लिक्विडेशन प्रोसेस अभी चल रही है लेकिन लिक्विडेटर क्या करता है, रिजाइन कर देता है, तो उस केस में उसको रिपोर्ट कैसे सबमिट करनी होगी, तो जिस क्वार्टर में जब वो रिजाइन करेगा तो अप टू दैट डेट, जिस डेट को रिजाइन करेगी उस डेट तक का डिटेल उसको सबमिट करना होगा। क्लियर हो गई बात? मान लीजिए किसी ने 23 जुलाई को रिजाइन किया, तो ठीक है 23 जुलाई तक की जो भी रिपोर्ट है, प्रोग्रेस रिपोर्ट है, उसको सबमिट कर देना है अगले 15 दिन के अंदर में। ये होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, लिक्विडेटर की। तो बस ये हो गई फ्रेंड, जो है प्रोग्रेस रिपोर्ट इतने ही तरीके की होती हैं। प्रोग्रेस रिपोर्ट में पहली रिपोर्ट जो है, जिस क्वार्टर में आपका अपॉइंटमेंट होगा उस क्वार्टर को ख़त्म होने दीजिए, उसके बाद 15 दिन के अंदर अंदर सबमिट कर दीजिए। उसके बाद में जो उसके अगले क्वार्टर से, जब भी क्वार्टर खत्म होता है उसके अगले 15 दिन में आप सबमिट करते रहिए। एक साल में 4 क्वार्टर आते रहेंगे, हर क्वार्टर के एंड होने के बाद 15 दिन के अंदर रिपोर्ट सबमिट करनी है। लेकिन लिक्विडेशन प्रोसेस के चलते के दौरान यदि किसी वजह से आप जो है अपने पद से इस्तीफ़ा देना चाहते हैं, आप लिक्विडेटर का काम छोड़ रहे हैं, तो आपको फाइनल एक प्रोग्रेस रिपोर्ट एक तरीके से बनानी पड़ेगी उस डेट तक की जिस डेट तक आपने मतलब रिजाइन नहीं किया था। जब जिस डेट को आप रिजाइन करोगे वहाँ तक का डेटा आपको देना पड़ेगा। और ये काम जो है जब भी आपका सेशन होगा, मतलब कहने का जिस डेट से आपका अधिकार खत्म हो जाएगा उसके 15 दिन के अंदर, विदिन 15 डेज आपको ये रिपोर्ट सबमिट कर देनी होती है। जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है उसमें इन्फॉर्मेशन क्या क्या होनी चाहिए। प्रोग्रेस रिपोर्ट जो होती है सेल प्रोवाइड ऑल इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट टू लिक्विडेशन फॉर द क्वार्टर। तो प्रोग्रेस रिपोर्ट में सारी जानकारी होनी चाहिए, जैसे पहला अपॉइंटमेंट, टेनर ऑफ अपॉइंटमेंट, सेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रोफेशनल का जो भी लोगों को आपने अपॉइंटमेंट दिया है, कितने समय के लिए अपॉइंटमेंट दिया है, अगर उनको हम निकालना चाहें तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा, क्या तरीका रहेगा, कितने समय पर निकाल सकते हैं, वो सारी डिटेल जो है प्रोग्रेस रिपोर्ट में होनी चाहिए। आ स्टेटमेंट इंडिकेटिंग प्रोग्रेस इन लिक्विडेशन, एक स्टेटमेंट दिया जाएगा जिसमें हम लिक्विडेशन में कितनी प्रोग्रेस हुई उसके बारे में बताएंगे। जैसे सेटलमेंट ऑफ लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स में से कितने लोगों का हमने सेटलमेंट कर दिया है। डिटेल्स ऑफ एनी प्रॉपर्टी दैट रिमेन टू बी सोल्ड एंड रियलाइज्ड, ऐसी प्रॉपर्टी जिसको अभी तक हमने नहीं बेचा है और उसको रियलाइज़ नहीं किया, उसके पैसे नहीं मिलेंगे, उनकी डिटेल्स होनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन मेड टू स्टेक होल्डर जो भी लोग हिस्सेदार थे उनको कितना डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, कितना नहीं किया गया है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनसोल्ड प्रॉपर्टी मेड टू द स्टेक होल्डर, कितनी ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो कि बेची नहीं जा सकी जिसकी वजह से उनको स्टेक होल्डर को दे दिया गया है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन किनको किनको कितना किया गया है, इसकी डिटेल्स भी प्रोग्रेस रिपोर्ट में होनी चाहिए। डिटेल्स ऑफ फीस एंड रेन्यूमरेशन, जो भी फीस पे कर रहे हैं, जो भी मेहनताना आप दे रहे हैं, उसकी डिटेल्स भी प्रोग्रेस रिपोर्ट में होनी चाहिए। डिटेल्ड अकाउंट ऑफ हर रिसिट एंड पेमेंट ड्यूरिंग द क्वार्टर, उस क्वार्टर के दौरान, क्योंकि हर क्वार्टर के एंड के 15 डेज में आपको रिपोर्ट सबमिट करनी है, तो उस क्वार्टर के दौरान जितना भी आपने पेमेंट करी है, जितना भी आपको पेमेंट रिसीव हुई है, उनकी डिटेल्स भी जो है दी जानी चाहिए। आ स्टेटमेंट इंडिकेटिंग एनी मटेरियल चेंज इन एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी प्रपोज टू बी सोल्ड अलॉन्ग विद द बेसिस फॉर सच चेंज, अगर कोई प्रॉपर्टी जिसको आपको बेचना था, ठीक है, उसकी जो वैल्यू है एक्सपेक्टेड, मतलब मान लीजिए आपने 1 करोड़ में बेचने का सोचा था, आपको लगा था 1 करोड़ में बिक जाएगी, लेकिन अभी पता चल रहा है कि नहीं, सिर्फ 70 लाख रुपए ही मिलेंगे। तो अगर इस तरीके का कोई मटेरियल चेंज आता है तो उसकी डिटेल भी हमें देनी होती है, ओके, और किस वजह से ऐसा चेंजेज आया है उसका भी कारण वहाँ पर लिखना पड़ेगा। उसके बाद में द प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ द 4th क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर शैल इंक्लोज ऑडिटेड अकाउंट ऑफ द लिक्विडेटर्स रिसिट एंड पेमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर। जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होनी चाहिए चौथे क्वार्टर की फाइनेंशियल ईयर के चौथे क्वार्टर यानी मार्च वाला जो क्वार्टर होगा, उसकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होगी उसमें क्या होगा, ऑडिटेड अकाउंट डिटेल्स होनी चाहिए। लिक्विडेटर की रिसिट और पेमेंट की फाइनेंशियल ईयर की ऑडिटेड अकाउंट डिटेल्स होनी चाहिए, यानी ऑडिटेड रिपोर्ट लगेगी, उसका ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वहाँ पर लगता है, ओके। तो ये बातें हमने कर ली फ्रेंड जो है प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में। तो प्रोग्रेस रिपोर्ट में हमने देखा कि लिक्विडेटर को चाहिए कि वो अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट किसको सबमिट करे, एडजुकेटिंग अथॉरिटी को। पहली रिपोर्ट जो फर्स्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट होगी वो जिस क्वार्टर में अपॉइंटमेंट किया जाता है लिक्विडेटर का, उसके 15 दिन के अंदर अंदर भेजनी है। मान लीजिए अगर मार्च क्वार्टर में किया जाता है तो मार्च क्वार्टर बीतने के बाद में
15 अप्रैल तक उसको पहली रिपोर्ट सबमिट कर देनी है। सब्सिक्वेंटली जितनी भी प्रोग्रेस रिपोर्ट्स होंगी वो एंड ऑफ द एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर के ख़त्म होने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर में, जैसे जून में जो क्वार्टर ख़त्म होगा उसके अगले 15 दिन में, यानी 15 जुलाई तक। सितंबर में जो क्वार्टर खत्म होगा उसका मतलब अक्टूबर में 15 तारीख तक रिपोर्ट सबमिट कर दी जानी चाहिए, प्रोग्रेस रिपोर्ट, ठीक है। उसके बाद में किसी वजह से यदि वो जो है अपने लिक्विडेशन प्रोसेस के चलने के दौरान ही लिक्विडेटर अगर अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा देता है किसी वजह से या उसको हटाया जाता है, तो उस केस में जिस डेट तक जो है वो लिक्विडेटर के पद पर रही है उतनी डेट तक का प्रोग्रेस रिपोर्ट उसे सबमिट करनी पड़ेगी, और ये काम के लिए उसे 15 दिन का समय और दिया जाएगा। जब भी आप रिजाइन करोगे उसके 15 दिन और जो है ले लीजिए, और फाइनल रिपोर्ट आप जाने से पहले एक रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट दे करके जाइए, ओके। उसके बाद में प्रोग्रेस रिपोर्ट में कौन कौन सी डिटेल्स होनी चाहिए, तो इसमें जो भी प्रोफेशनल हैं उनके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड डिटेल्स होनी चाहिए, कितने समय के लिए अपॉइंटमेंट किया गया है, जो भी अगर किसी को जो है मतलब टर्मिनेट किया गया, किसी को हटाया गया किसी प्रोफेशनल को, तो उसकी डिटेल होनी चाहिए। एक स्टेटमेंट होना चाहिए जिसमें लिक्विडेशन में क्या प्रोग्रेस हुई है उसकी डिटेल्स होनी चाहिए, जैसे स्टेक होल्डर्स की लिस्ट में कितनों का सेटलमेंट कर दिया गया है, कोई भी प्रॉपर्टी जो कि अभी तक बिकी नहीं है, रियलाइज़ नहीं हुई, उसकी डिटेल्स होनी चाहिए, स्टेक होल्डर्स को जो भी डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी पैसे दिए गए हैं उसकी डिटेल्स होनी चाहिए, कोई अनसोल्ड प्रॉपर्टी थी जिसको स्टेक होल्डर्स को दे दिया गया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, तो उसकी डिटेल्स होनी चाहिए। उसके बाद में जो भी फीस या रेन्यूमरेशन दिया जा रहा है, मेहनताना दिया जा रहा है, उसकी डिटेल्स होनी चाहिए। जितने भी क्वार्टर के दौरान, उस क्वार्टर के दौरान, हर क्वार्टर में ये रिपोर्ट सबमिट की जाती है, तो उस क्वार्टर के दौरान जितनी भी पेमेंट्स हुई हैं और जितना भी रिसीविंग हुई है उनकी डिटेल्स होनी चाहिए, ओके। अगर जो भी कोई प्रॉपर्टी बेची जानी है लेकिन उसके जो वैल्यू है उसमें अगर कोई मटेरियल चेंजेज होते हैं, जैसे उसके दाम में कोई चेंजेज आ गए हैं, तो ये चेंजेज क्यों हैं, इसका कितना चेंजेज आया है और क्यों चेंजेज आया है, उसकी डिटेल्स आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट में दी जानी चाहिए। साथ ही साथ में जो चौथे क्वार्टर की, यानी फाइनेंशियल ईयर के चौथे क्वार्टर की, मार्च वाले क्वार्टर की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होगी उसमें जो है आपको साथ ही साथ में ऑडिटेड अकाउंट रिपोर्ट भी लगानी पड़ती है। लिक्विडेटर का पूरे फाइनेंशियल ईयर का जो ऑडिटेड रिपोर्ट होती है वो भी आपको लगानी पड़ेगी। देखिए जो मार्च के क्वार्टर में फाइनल रिपोर्ट बनेगी वो सबमिट करनी है आपको 15 अप्रैल तक, ठीक है। तो 15 अप्रैल के पहले जो भी पूरे फाइनेंशियल ईयर का इसका लेखा जोखा रहा है, जो भी रिसिट या पेमेंट्स हुई हैं पूरे फाइनेंशियल ईयर को, उस अकाउंट स्टेटमेंट को आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा, ठीक है, ऑडिट। और वो ऑडिटेड रिपोर्ट जो है चौथे क्वार्टर के प्रोग्रेस रिपोर्ट में आपको सबमिट करनी पड़ती है, ठीक है फ्रेंड। तो ये हो गया लिक्विडेशन के बारे में, और काफ़ी सारी बातें हो गई, और अभी भी लिक्विडेशन हमारा पूरा खत्म नहीं हुआ फ्रेंड्स, ओके। एक और लेक्चर कम से कम लगेगा लिक्विडेशन को कंप्लीट फिनिश करने में।